जी सर, आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। सर, ये फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? देखिए, जब भी हम अपने पास अकाउंट्स बनाते हैं ना, तो अकाउंट्स में हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है जर्नल से। हम सबसे पहले जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद फिर हम लेजर बनाते हैं। जब लेजर बन जाता है तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। जी सर। तो हम सबसे पहले बनाते हैं जर्नल। जर्नल के बाद बनाते हैं लेजर। लेजर के बाद बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। सर, जैसे हमने कोई ट्रांजैक्शन की, तो अब हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन का मतलब हमने कोई सामान खरीदा, बेचा, पैसे आए, पैसे गए, गुड्स की सेल हुई, गुड्स की परचेज हुई, इस सबको हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं जर्नल। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाते हैं? जर्नल बनाते हैं। जर्नल बन गया, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम उसे करते हैं क्लासिफाई। क्लासिफाई मतलब राम की ट्रांजैक्शंस को राम के खाते में ले जाकर लिखा, श्याम की ट्रांजैक्शंस को श्याम के खाते में ले जाकर लिखा, जिस जिसकी ट्रांजैक्शन है उसके अकाउंट में ले जाकर लिख दिया। दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करना, अलग अलग करके लिखना। तो ये जो हम ट्रांजैक्शंस को अलग अलग लिख रहे हैं रेस्पेक्टिव खातों में, जिस पर्सन का खाता है उसके खाते में ले जाकर लिख दिया, इसे कहते हैं क्लासिफाई करना। इसके लिए हम बनाते हैं लेजर। इसके बाद लेजर बन गया, फिर हम अपने पास बनाते हैं समरी। समराइज करते हैं ट्रांजैक्शंस को, जिसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइज करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या करता है? ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम अपने पास बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बना चुके होते हैं ना, तो उसके बाद नेक्स्ट फिर हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल, सर जैसे कि नाम से ही लग रहा है, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस का एंड रिजल्ट बताते हैं, फाइनल रिजल्ट बताते हैं कि सब कुछ करने के बाद फाइनली अल्टीमेटली हमने क्या कमाया या क्या गंवाया। तो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में हम सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? जी सर। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कि सामान को खरीदने और बेचने में हमें कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ। ठीक है। सर, मान लीजिए मैं बिजनेस करता हूं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, छोटा मोटा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारी एक शॉप है, उस पे हम पेन बेचते हैं। 10 रुपए का एक पेन है, और एक साल में हमने अपनी दुकान पर 10 लाख पेन बेच दिए। ठीक है। बताइए सर, कितने की सेल्स हुई? हमारा सेल्स टर्नओवर हुआ 1 करोड़ रुपए का। ठीक है। सर, मैं ये जो पेन खरीद के लाता हूँ ना, 7 रुपए का लाता हूँ।
ये जो हम पेन खरीद के लाते हैं, ये हम लाते हैं 7 रुपीज ईच, 7 रुपए का एक होता है। ठीक है, अब अगर 7 रुपए का एक होता है तो बताइए परचेज की कॉस्ट कितनी? हमारी जो परचेज की कॉस्ट होती है दैट विल बी 70 लाख रुपीज। 70 लाख रुपए में खरीदा, 1 करोड़ रुपए में बेचा, तो बताइए कितने का फायदा हो गया? सर हमें फायदा हो गया 30 लाख रुपए का। ये जो 30 लाख का प्रॉफिट है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। ये जो 30 लाख का प्रॉफिट है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। सर क्या ये 30 लाख रुपए हमारे प्रॉफिट है, हम खा जाएं इसको? नहीं सर, ये हमारा अपना पर्सनल नहीं है। अभी हमें इसमें से बहुत ढेर सारे खर्चे करने हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपेंसेस हमें इनकर करने हैं, ये एक्सपेंसेस हो गए, जैसे मुझे शॉप का रेंट देना है, स्टाफ की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, एटसेट्रा, और इस तरह के बहुत ढेर सारे खर्चे करने हैं। सर पूरे साल में पता ये चला कि हमारे 18 लाख के तो खर्चे ही हो गए। सोचिए 30 लाख में से 18 लाख का खर्चा हो गया तो बचा क्या? सर बचे 12 लाख रुपए। ये जो 12 लाख है ना, ये निकल के आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो हमने सबसे पहले क्या बनाया बताइए? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल कर आया? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया सर। फिर इसके बाद हमने क्या बनाया? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल कर आया बताइए? सर नेट प्रॉफिट निकल कर आया। सर ग्रॉस प्रॉफिट हमें यह बताता है कि सामान को खरीदने बेचने में हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। सिर्फ खरीदने बेचने में, सिंपली हमने अपने पास सामान खरीदा बेचा, इसमें अल्टीमेटली हमें कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ। ठीक है, और उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या होता है? सर नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है कि अल्टीमेटली फाइनली हमने क्या कमाया, हमारे पास क्या बचा। सर ये सारे खर्चों के बाद निकल कर आता है। ये मेरा अपना प्रॉफिट है, इसको मैं पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर सकता हूं। ये बचे हुए 12 लाख रुपए मेरा फायदा है, ये मैं खा जाऊंगा, ये मैं कंज्यूम कर लूंगा। तो मैं ये बता रहा था कि हम सबसे पहले बनाते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट निकालने के बाद फिर हम क्या बनाते हैं? सर फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताती है? बैलेंस शीट हमें ये बताती है हमारे कितने के एसेट्स, कितने की लाइबिलिटीज, हमारा कैपिटल कितना है। ये सब चीजें हमें अपने पास हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल। सर ये जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये हमारी इनकम के बारे में बता रहे हैं, इनकम के बारे में। और क्योंकि इनकम के बारे में बता रहे हैं, इसीलिए इनको ना इनकम स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। सर ये बैलेंस शीट हमें क्या बता रही है बताइए? बैलेंस शीट हमें ये बता रही है हमारे पास कितने के एसेट, कितने की लाइबिलिटी, कितने का कैपिटल। ठीक है, ये हमें हमारी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल के बारे में बताती है। ये हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। और क्योंकि फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है, इसीलिए सर इसको ना पोजीशन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पोजीशन स्टेटमेंट। सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मिला के कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। और ये इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट, इन दोनों को मिला दूं तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
जिसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कह देता हूं फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, इसे कहा जाता है फाइनल अकाउंट्स। जी सर, यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है बताइए सर? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। दूसरे नंबर पे क्या बनाना होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तीसरे नंबर पे क्या बनाना होता है सर? बैलेंस शीट बनानी होती है। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि सामान को खरीद कर बेचने में कितने का फायदा या कितने का नुकसान। इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। सामान खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया, खरीदा बेच दिया। सर मैं 7 रुपीज का एक पेन खरीद के लाया, 10 रुपीज का बेच दिया, तो एक पेन पे मैंने 3 रुपए कमाए। ऐसे करते करते पूरे साल में 10 लाख पेन बेचे, तो ये 30 लैक्स मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट फाइनल प्रॉफिट नहीं होता। ग्रॉस प्रॉफिट तो बस ये बताता है सामान के खरीदने बेचने में हमने कितने पैसे कमाए। फिर हमने इसमें खर्चे किए, ये जो खर्चे किए, ये खर्चे हमारे पास हमने पे किए। जब खर्चे वर्चे पे कर दिए तो 18 लाख का खर्चा हो गया। फाइनल बैलेंस क्या बचा? 12 लाख रुपए। ये जो 12 लाख रुपए बचे हैं ना, ये है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा फाइनल प्रॉफिट होता है। ये मेरे अपने पैसे हैं, अब इनको मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूं, कंज्यूम कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर हमें ये पता चलता है कि हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना हुआ। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें अब ये बताती है कि हमारी फाइनल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। हमारे पास कितने के एसेट्स हैं, कितने की लाइबिलिटीज हैं, कितने का कैपिटल है। तो एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, ये हमें कहां से पता चलता है? सर बैलेंस शीट से पता चलता है। आइए अब जरा ध्यान से देखिए प्लीज। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है? बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान। सर ये एक टी शेप अकाउंट होता है, टी शेप। टी शेप अकाउंट मतलब इसकी दो साइड्स होती हैं। सर ये जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ना, इसे कहते हैं डेबिट साइड। और ये जो राइट हैंड साइड होती है ना, इसे कहते हैं क्रेडिट साइड। सर ये जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए बनता है, फॉर द ईयर एंडिंग। जो भी ईयर है। ठीक है सर, लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। सर डेबिट पे ना खर्चे दिखाए जाते हैं, खर्चे, एक्सपेंसेस। और क्रेडिट साइड पर दिखाई जाती हैं इनकम्स। डेबिट पे खर्चे, क्रेडिट पर इनकम्स। डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस दिखा दीजिए, क्रेडिट साइड पर इनकम्स दिखा दीजिए। अब हमारे पास सबसे पहले यहां पर आता है टू, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? सर ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास हमारा स्टॉक कितना, साल की शुरुआत में हमारे पास कितने का स्टॉक है। फिर यहां पर आता है टू, परचेजेस। परचेजेस मतलब हमने कितने के गुड्स वगैरह परचेज किए हैं। हमने अपने पास कितने के गुड्स वगैरह परचेज किए हैं। जी।
सर एक मिनट जरा प्लीज। जी सॉरी सर, एक जरा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। मैं कह रहा था सर, हमारे पास सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक ये होता है कि साल की शुरुआत में हमारे पास हमारा स्टॉक कितना। फिर हमारे पास आती है सर परचेजेस। ये परचेजेस क्या होती हैं? परचेजेस मतलब हमने कितने के गुड्स परचेज किए। परचेजेस मतलब हमने पूरे साल में कितने के गुड्स परचेज किए। सर फिर ना इसमें से हम लेस करते हैं, अपने पास लेस परचेजेस रिटर्न्स। सर परचेजेस रिटर्न्स का मतलब है कि जो हमने सामान खरीदा था ना, हमने वो सामान लौटा दिया। ठीक है, मैं गुड्स खरीद के लाया था, गुड्स को रिटर्न कर दिया। सर इसको मैं रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहता हूं। रिटर्न्स आउटवर्ड। सर देखिए सीधी सी बात है, मैंने 10 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का लौटा दिया, तो अल्टीमेटली मेरी परचेज कितनी? सर 8 लाख रुपए। भाई मैंने 10 लाख का सामान खरीदा, 2 लाख का लौटा दिया, तो बताइए अल्टीमेटली परचेज कितनी? सर 8 लाख रुपए। ये हमारे पास यहां पर शो कर दिया जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद यहां पर आते हैं खर्चे। उन्हें हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी 2 मिनट के बाद मैं ये समझाऊंगा आपको। अभी मैं बस लिख रहा हूं, मैं ये सब समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल वेजेस, पावर एंड फ्यूल, कैरेज या फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड। इसी तरह से ऑक्ट्रॉय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एटसेट्रा। ये सब हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर डेबिट साइड पे खर्चे और क्रेडिट साइड पर इनकम्स। अच्छा यहां मैं लिखना भूल गया सर, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, एसेट्स अमाउंट।
जी। अरे सॉरी, मैंने गलती से एसेट लिख दिया सर। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। मैं ये बता रहा था कि डेबिट साइड पर खर्चे आए हैं, क्रेडिट पर क्या आएगा? इनकम्स आएंगी, इनकम्स बाय सेल्स। सर जो हमने गुड्स की सेल्स की हैं क्रेडिट पर आ जाएंगी, लेस करेंगे इसमें से सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न्स कहिए या रिटर्न्स इनवर्ड भी कह सकते हैं सर, रिटर्न्स इनवर्ड। सर देखिए, जब हम बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस में हम गुड्स की सेल करते हैं। जब हम गुड्स की सेल करते हैं, तो जैसे हमने अपने पास ये जो गुड्स खरीदे, सर मैं बाहर से सामान खरीद के बिजनेस के अंदर लाता हूं। अब अगर मैं इस सामान को लौटा दूं, तो अंदर से सामान वापस जाएगा, है ना? सर इस तरह से समझिए, ये मेरी शॉप है, सपोज ये मेरी शॉप है। मैंने गुड्स परचेज किए, तो जो गुड्स परचेज किए होंगे ना सर, वो दुकान के बाहर से दुकान के अंदर जाएंगे। और अब अगर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, तो रिटर्न कर दूंगा तो ये अंदर से बाहर जाएंगे। अगर परचेजेस रिटर्न करूंगा तो, है ना? तो बस परचेजेस रिटर्न्स को हमने नाम दे दिया रिटर्न्स आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ। खरीदे हुए माल को जब लौटाते हैं ना, परचेजेस आउटवर्ड कहते हैं। और सर सेल्स के केस में क्या होता है, सोचिए। जब हम सेल्स करते हैं, गुड्स सोल्ड, तो दुकान का माल बाहर बेचते हैं, है ना? अगर बाहर से ये सामान वापस आ जाए, तो इसे कहते हैं सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न कह लीजिए, या इसी को आप कह सकते हैं रिटर्न्स इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ वापस आया। जो सामान बाहर से अंदर की तरफ वापस आता है वो सेल्स रिटर्न होता है, रिटर्न्स इनवर्ड। जो अंदर से बाहर की तरफ वापस जाता है, परचेज रिटर्न्स, रिटर्न्स आउटवर्ड। सर देखिए, सिंपल सी बात है। परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस करके दिखा दिया, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करके दिखा दिया। भाई मैंने 1 लाख का माल बेचा, 10,000 का वापस आ गया, तो सेल तो 90,000 की ही हुई। इसी तरह से मैंने अपने पास मान लीजिए 2 लाख का सामान परचेज किया, परचेज करा 2 लाख का, 25,000 का वापस कर दिया, तो मेरे पास तो 1,75 का ही सामान आया ना। तो बस मैंने ये नेट अमाउंट दिखा दिया यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दिया, और बस उसके बाद मैंने निकाल दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक क्या है बताइए? क्लोजिंग स्टॉक हमें ये बता रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास हमारा स्टॉक कितना बचा हुआ है। ओपनिंग स्टॉक मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर कितना स्टॉक है। और बस लास्ट में यहां पर आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम निकालते हैं ना, ये ट्रांसफर कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। बस अभी मुझे एक बात बतानी है कि डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसको मत सोचिए, 2 मिनट में बताता हूं मैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। सर मैं ये बता रहा सर था। जी सर, ग्रॉस जी नवीन सर। ग्रॉस लॉस होगा तो सर? सर वॉइस ब्रेक हो गई सर, समझ में नहीं आया।
सर लॉस होता है तो ग्रॉस लॉस होगा तो? सर बिल्कुल मैं ही बता रहा था सर, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो यहां पर आ जाएगा सर, अपोजिट साइड पर, बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा हमारे पास, एज द केस मे बी। प्रॉफिट आ जाएगा या लॉस आ जाएगा, दोनों थोड़ी आ सकते हैं, है ना। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट दिखा दीजिएगा, लॉस होगा तो सर लॉस दिखा दीजिएगा। तो सर ये हमारे पास बात हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की। हमें अपने पास सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनेगा, सर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम बनाते हैं अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है सर, आइए। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी ईयर है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर डेबिट साइड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे खर्चे और क्रेडिट साइड पर इनकम्स। डेबिट पे आते हैं एक्सपेंसेस, क्रेडिट पर आती हैं इनकम्स। सर अब पीएनएल अकाउंट की शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले यहां पर आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, और लॉस हुआ तो यहां जाएगा बाय ग्रॉस लॉस, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये हमने ट्रांसफर किया है कहां से, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये हमने अपने पास अपना बैलेंस दिखा दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहले सर इनमें से कोई एक ही होगा ऑब्वियसली, अभी हमने बात की ऊपर। अब इसके बाद यहां पर आएंगी बाय ऑल अदर इनकम्स। सर बिजनेस में हमें कई तरह की इनकम्स हो सकती हैं, जैसे सोचिए हमें कमीशन मिल गया, हमें रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया। सर कमीशन का मिलना क्या है, इनकम। रेंट का मिलना क्या है, इनकम। इंटरेस्ट डिविडेंड का मिलना क्या है, इनकम। सर पीएनएल की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर डिस्काउंट का मिलना क्या है, इनकम है सर। इसी तरह से सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस करते हुए हमारे कुछ पैसे डूब जाते हैं। मैं बिजनेस कर रहा था, एक आदमी से पैसे लेने थे, वो पैसे लेकर भाग गया, इसे कहते हैं बैड डेट्स। सर अगर फ्यूचर में कभी ये बैड डेट्स वापस मिल जाए ना, इन्हें कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड।
बैड डेट्स रिकवर्ड। सर ये कहलाते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। जो बैड डेट्स रिकवर हुए वो सर वो हमारे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे। इसी तरह से सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। अगर कोई एसेट बेचने में, अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेचने में प्रॉफिट हो जाए तो सर ये प्रॉफिट हमारे पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखा दिया जाएगा। सर डेबिट साइड पे क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम यहां पे डेबिट पे क्या दिखाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे क्या सर? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे जैसे हो सकता है कि हम अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दें, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, एटसेट्रा पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, पैसों का डूब जाना, रिटर्न ऑफ। अगर पैसे डूब जाएं डेबिट पर आ जाएंगे, अगर पैसे डूब जाएं डेबिट पर आ जाएंगे। और अगर बाय चांस मान लीजिए बाय चांस हमारे पास रिकवर हो जाए तो इनकम है सर क्रेडिट पर आ जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स ये हमारे पास डेबिट पर आ जाएंगे। तो अगर आप कोई एसेट बेचें, इन्वेस्टमेंट बेचें, लॉस हो जाए डेबिट पर आ जाएगा। सर इसी तरह से डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? सर हम जो एसेट यूज करते हैं ना, उन एसेट्स की वैल्यू यूज करने पर कम हो जाती है, डाउन हो जाती है, एसेट घिस जाते हैं। ये जो एसेट के घिसने की वजह से एसेट की वैल्यू डाउन हुई है ना, सर इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आता है। ठीक है, तो सर क्रेडिट साइड पर इनकम्स, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड पर इनकम्स, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस हम अपने पास दिखा देंगे। और इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा हमारा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए और क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस कर दीजिए। सर क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को माइनस करके जो बैलेंस आता है ना, वो हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाएगा। सर म्यूट हो गया शायद। तो मैं ये बता रहा था, सॉरी सर कॉल आ गया था एक। मैं ये बता रहा था कि क्रेडिट पर इनकम्स, डेबिट पे एक्सपेंसेस, ये सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ना फाइनली हम अपने पास ये देख लेंगे कि इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस। अगर इनकम ज्यादा हो और खर्चे कम तो निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। अब आ गई। टू नेट प्रॉफिट।
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो भी प्रॉफिट है ये कहां जाएगा? जी पुनीत सर, 1 मिनट में लेता हूं सर आपका डाउट। हाँ जी, मैं ये बता रहा था, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पे टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और इधर से बाय नेट लॉस, अगर लॉस हुआ तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सर दोनों नहीं कैपिटल आ सकते अकाउंट और बैलेंस शीट। मैम, बैलेंस शीट में ये अल्टीमेटली जाता तो कैपिटल में ही है ना, तो आप इसे बैलेंस शीट भी लिख सकती हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये कैपिटल अकाउंट में जाता है मैम। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट एक्चुअली, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में तो बैलेंसेस जाते हैं, वो तो हम क्योंकि एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं ना, इसलिए एडजस्टमेंट हम करके दिखा देते हैं कि इसे बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये जाता कहां पर है? ये जाता है कैपिटल अकाउंट में। मैम पॉइंट क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, ऑब्वियसली दोनों चीजें नहीं आ सकती। एज द केस में बी। ये इस तरह से हमने अपने पास पीएनएल अकाउंट बना लिया। अच्छा, अब एक सवाल अक्सर माइंड में आता है, पहले मैं उसी को एड्रेस कर दूं। देखिए, हमने सबसे पहले बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग से क्या निकला? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकला? नेट प्रॉफिट। बताइए, हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है या नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। एक्चुअल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम उसे निकाली क्यों नहीं है? जब ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट है ही नहीं, तो हम उसे निकाली क्यों रहे हैं? सर मैं बताता हूं, देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट बेकार नहीं है, कभी आपको लगे कि ये तो बेकार में ही निकाल लिया, ऐसा नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट से हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है। वो क्या? सर मान लीजिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं एक पेन खरीद के लाता हूं 7 रुपए का, और इसको बेच देता हूं कितने का? 10 रुपए का। बताइए, एक पेन पर क्या कमाया? 3 रुपए। मैंने ना 10 लाख पेन बेचे, तो बताइए प्रॉफिट कितना कमाया? 30 लाख का। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, पता है क्या? मेरे जो एक्सपेंसेस है ना, एक्सपेंसेस, बताइए एक्सपेंसेस कितने? एक्सपेंसेस हैं 40 लाख के, तो मुझे तो लॉस हो गया 10 लाख का। अब बताइए, सर मुझे 10 लाख का लॉस हो गया, बिजनेस करूं या बंद कर दूं? अगर हमें 10 लाख का लॉस हो गया तो बिजनेस करें या बंद कर दें? सर मैं बताता हूं, करते रहिए आप बिजनेस।
ज्यादा चिंता वाली बात नहीं, मतलब चिंता की बात तो है, लॉस हो रहा है सर, 10 लाख रुपए जा रहे हैं घर से, दुख तो होगा, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। आप अगले साल कोशिश कीजिए कि आप जो ये 10 लाख पेन बेच रहे हैं ना, 10 लाख, ये 10 लाख नहीं, आप कोशिश कीजिए कि नेक्स्ट ईयर ना आपके 15 लाख पेन बिके, आपके 20 लाख पेन बिके। आप ज्यादा पीस बेचने की कोशिश कीजिए। सर सोचिए, अगर मेरे 15 लाख पेन बिक रहे होते, यहां पर 10 लाख पेन सोल्ड है, अगर मैं 10 लाख के बजाय 15 लाख बेचने लगूं तो ये 30 लाख के बजाय मेरा प्रॉफिट 45 लाख का आ जाएगा। बताइए खर्चे कितने होंगे? सर खर्चे तो उतने ही होंगे, खर्चे थोड़ी चेंज होते हैं। सर एक बात बताइए, मैं अपनी दुकान पर पेन बेचता हूं, पूरे दिन में एक पेन बेचूं या 50, दुकानदार किराया बढ़ा देगा क्या मकान मालिक? सर किराया थोड़ी बढ़ जाएगा। मैं 10 पेन बेचूं या 50 पेन बेचूं, स्टाफ की सैलरी चेंज हो जाएगी क्या? भाई पूरे दिन खाली बैठे रहते हैं बेचारे, कभी कभी काम होता है तो भी मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे, और पूरे दिन बिजी रहते हैं तो भी मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। मुझे तो पूरे महीने की सैलरी देनी ही पड़ेगी। भाई जब आपने एम्प्लॉय को हायर कर लिया, अब आपको तो पूरे महीने के पैसे देने हैं। सर मैं दुकान पे बैठे रहता हूँ, एसी चलता रहता है, अब कस्टमर आए या कस्टमर ना आए, एसी तो चलना है। अब कस्टमर आ जाएगा तो बिजली का बिल थोड़ी बढ़ जाएगा, बिजली का बिल तो उतना ही रहेगा। थोड़ी बहुत अगर फ्लक्चुएशन खर्चों में हो भी गई, 2 4 5% बढ़ेंगे सर, ऐसा थोड़ी है 50% से खर्चे बढ़ जाएंगे। मुद्दा ये है कि अगर मैं सेल्स 15 लाख पेन की करने लगूं, सर 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर मैं सेल 20 लाख पेन की करने लगूं तो सर फिर तो मजे ही आ जाएंगे सर, 20 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, है ना? तो इस केस में हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि पेन ज्यादा बिके। ठीक है सर, मुझे ना ग्रॉस प्रॉफिट है, सर ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट लॉस है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है सर, इसी सिनेरियो को मैं थोड़ा सा चेंज करूं। मैं एक पेन खरीद के लाता हूं 7 रुपए का, और इसे बेचता कितने का हूं? सर 5 रुपए का। ठीक है, अब मैंने 10 लाख पेन बेचे, 50 लाख के, खर्चे हुए 70 लाख, दूसरे एक्सपेंसेस भी हुए 20 लाख, 40 लाख का लॉस हो गया। बताइए चिंता की बात है या नहीं है? सर बहुत ज्यादा चिंता की बात है अब। ठीक है, अब बिजनेस में क्या कोशिश करनी चाहिए? सर मैं बताता हूं, अब कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, अब इस दुकान को जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए। सर जो बिजनेस ग्रॉस लॉस में चला जाए ना, उसे आप जितना जल्दी बंद करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा होगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट नेट लॉस, देखिए दुख की बात तो है लॉस हो रहा है, लेकिन इतने दुख की बात नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है ना। आप कोशिश करते रहिए आपकी सेल्स बढ़ाने की, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई बिजनेस सर ग्रॉस लॉस में ही चला जाए बेचारा, सर इसे आप जितनी जल्दी बंद करेंगे ना, आपको उतना कम नुकसान होगा। 5 रुपए, 7 रुपए का पेन खरीद कर अगर आप 5 का बेचेंगे, सर आप जिंदगी भर कभी फायदे में नहीं आ सकते। ठीक है, आप समझ रहे हैं? सर बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये। कंपनीज ऐसे ही कोई बिना बात के ऐसे थोड़ी है फालतू बैठे हुए थे, तो हमने सोचा चलो ग्रॉस प्रॉफिट अलग निकालते हैं, नेट प्रॉफिट अलग निकालते हैं, कोई यूज होगा तभी निकाल रहे हैं ना, इतनी मेहनत वरना मैं क्यों करूंगा? सर ग्रॉस प्रॉफिट होना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रॉस लॉस में अगर कोई चला जाए ना, सर इससे बुरा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में। तो हमें सबसे पहली कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ग्रॉस प्रॉफिट कमाएं, किसी भी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कमाएं, ग्रॉस लॉस में ना जाएं। इसीलिए हम ग्रॉस प्रॉफिट अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट अलग कैलकुलेट कर रहे हैं। सर दिस इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। और मैं आपको बताऊं, जब कंपनीज या कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना, और इनकम टैक्स में रिटर्न फाइल करता है, और हम उसकी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कराते हैं, सर
उसके साथ जो फॉर्म सबमिट होते हैं ना, फॉर्म 3CB वगैरह, सर उसमें बकायदा हमें बताना पड़ता है कि जीपी रेशो कितनी है, नेट प्रॉफिट रेशो कितनी है। इनकम टैक्स भी कहता है बेटा जीपी अलग निकाल के बताओ, एनपी अलग निकाल के बताओ। तो बड़ा रेलिवेंट है ये सब कुछ, ठीक है। खैर, दूसरी बात। सर नेट लॉस तो ग्रॉस लेस से ज्यादा होगा ना? जी सर, नेट लॉस ग्रॉस जी लॉस से सर, ज्यादा बिल्कुल होगा सही ना? कह रहे हैं। इस केस में अगर देखा जाए ना, तो मेरा ग्रॉस लॉस पता है कितना है, 20 लाख। और नेट लॉस कितना है सर, 40 लाख। हम्म, सर नेट लॉस तो ऑब्वियसली और ज्यादा हो जाएगा। हाँ राकेश सर, एक केस हो सकता है, एक केस हो जी। सकता है, बाय चांस मान लीजिए मेरे बिजनेस में ना मेरी कुछ और इनकम्स होती हैं। जैसे सर अभी हमने पीएनएल अकाउंट बनाया, तो पीएनएल अकाउंट बनाकर तो मैंने ढेर सारी इनकम्स दिखाई ना। सर मेरे पास ना रेंटल इनकम आती है, मेरे खर्चे हैं 20 लाख के, रेंटल इनकम आती है 30 लाख की। तो अब इनकम मेरी ज्यादा आ रही है, खर्चे मेरे कम हो रहे हैं, तो मेरा ग्रॉस लॉस था 20 लाख, नेट लॉस 10 लाख का रह जाएगा। तो अगर प्रॉफिट मान एंड लॉस लीजिए बाई चांस, अगर बाई चांस मान लीजिए रेंटल इनकम 30 नहीं 50 लाख की आ रही होती, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा भी हो सकता है सर कि आप हैं तो ग्रॉस लॉस में, नेट प्रॉफिट आ जाए आपका। ठीक है, अब बताइए, मुझे नेट प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस लॉस था, लेकिन फाइनली मैं नेट प्रॉफिट में हूं, बताइए चिंता की बात है या नहीं है? सर बहुत चिंता की बात है, बहुत ज्यादा। बंद कर दीजिए ना बिजनेस, 50 लाख की रेंटल इनकम आ रही है, सीधा 50 लाख की रेंटल इनकम कमाऊंगा? ये तो 40 लाख लुटा रहे हैं इस बिजनेस में। इस बिजनेस बिजनेस का का कोई चलना मूल्य अच्छी नहीं बात नहीं है। जी सर, मैं यही बताना चाह रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट हमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है कि बिजनेस हमें कंटिन्यू करना चाहिए या हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात मैं यहां पर ऐड कर दूं सर, एक बात। सर ये अगर स्ट्रैटेजी के तहत है तो बात अलग है, ये मेरी बिजनेस स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है ना सर। कैसे जैसे सर? जैसे जब जियो ने बिजनेस शुरू किया ना सर, जियो ने जब बिजनेस स्टार्ट किया, तो जियो के बिजनेस स्टार्ट करने पर जियो ने स्टार्टिंग में अपने सिम कार्ड फ्री में बांट दिए। सर सोचिए, फ्री में बांटे, फ्री में, इनकम तो कुछ भी नहीं हुई सर, खर्चे तो बहुत हुए, तो जियो वाले लॉस में चले गए। तो ये जियो वाले लॉस में क्यों गए सर? ये इनकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी। जियो ने लॉस में जाके पता है क्या करा सर? सबको बर्बाद कर दिया। इनके पास बहुत पैसे थे, बहुत ज्यादा, इन्हें चिंता नहीं थी पैसों की। इन्हें 200 400 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के नुकसान से कुछ नहीं होता सर। जब जियो स्टार्ट हुआ ना, ये इनिशियल लेवल पर कैपिटल लेकर आए, पता है कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए। और 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने 1 लाख करोड़ का कैपिटल और इन्फ्यूज किया। और इनका टोटल इन्वेस्टमेंट पता है कितना था जियो में इनिशियल लेवल पर? सर 2.5 लाख करोड़ का। सर जब 5 सितंबर 2016 को जियो लॉन्च हुआ ना, जियो ने पब्लिक सर्विस शुरू की, उसके 2-4 दिन के बाद ही हिंदुस्तान टाइम्स के बिजनेस पेज पर पूरे पेज का इंटरव्यू आया था मुकेश अंबानी का। मैंने वो इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें वो कह रहे थे सर जियो इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है। उन्होंने कहा स्टार्टअप ही तो है, नया नया काम शुरू किया है, देखिए हमने, ये आज तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, जिसमें इनिशियली 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, मतलब टू स्टार्ट विद 1.5 लाख करोड़। और उसके बाद जब इन्होंने शुरू किया था ना, तो सारे विलेजेस कवर नहीं किए थे, वो धीरे धीरे उनको कवर करना था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख करोड़। सर मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था एनडीटीवी प्रॉफिट पर, जियो दुनिया की सबसे बड़ी डेटा कंजम्पशन कंपनी बन गई है। मुझे पता नहीं वैसे वो खुश होने की बात है या नहीं, लेकिन एवरेज डेटा कंजम्पशन ऑफ जियो इज 30 GB पर यूजर। एग्जैक्टली 30 GB नहीं था, 30.1 या 2 GB था सर। ऑन एन एवरेज इनकी जो डेटा कंजम्पशन है ना, 30 GB, रोज 1 GB डेटा यूज कर रहे हैं कंज्यूमर्स। ठीक है सर, जियो के आने से पहले मैं एयरटेल का रिचार्ज कराता था 299 रुपए का, 1 GB डेटा मिलता था, एक महीने का, एक दिन का नहीं सर, एक महीने का 1 GB पूरा यूज नहीं हो पाता था। 600-700 MB यूज होते थे, 300 MB वेस्ट हो जाते थे। ठीक है सर, अब 2 GB पर डे का डेटा है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, पता नहीं चलता। रोज शाम को ये मैसेज आ रहा होता है,
आज का डेटा खत्म हो गया और दिन का टाइम भी पता नहीं चलता कहाँ चला जाता है ना। मैं ये बता रहा था कि सर ये ना जियो की स्ट्रैटेजी थी, बड़ी बड़ी कंपनीज की स्ट्रैटेजी होती है, वो अपने छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स को इस तरह से खत्म कर देते हैं। देखिए ये मैटर अलग है, ये मैटर अलग है, वो डेलिबरेटली सस्ता बेच रहे हैं ताकि कंपटीशन को खत्म कर दें, है ना। लेकिन सर नॉर्मल बिजनेस के केस में अगर कोई पर्सन ग्रॉस लॉस में चला जाए ना, ये बड़ी चिंता की बात है सर। इसे बिजनेस फौरन बंद कर देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए कि इसका सेलिंग प्राइस बढ़ जाए। अगर आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आपको बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस बिजनेस में फायदा कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि आप ग्रॉस लॉस में चले गए, ठीक है। सर यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं सर? बस अब सर मुझे ये रेंटल इनकम कैसे होती है इनको? सर रेंटल इनकम तो किसी को भी हो सकती है। रेंटल इनकम तो आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आप क्यों नहीं लगेगी? तो अगर आप ये कोई इससे बिजनेसमैन है सर, अगर आप कोई एलिजिबिलिटी आएगा? बिजनेसमैन, सर नहीं 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 सर, नहीं ललित सर, मैं एक यहाँ पर ना छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं सर। आप जी सर। यहाँ अकाउंट्स में इनकम टैक्स के बारे में मत सोचिएगा सर। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को जो इनकम होती है ना, 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। सर अकाउंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंट्स में सारी की सारी इनकम्स कहां आती हैं सर? पीएनएल की क्रेडिट पर। अकाउंट्स वालों को नहीं पता है ये सब कुछ, ये तो इनकम टैक्स की बातें हैं। अकाउंट्स वाले तो बस एक बात जानते हैं, पीएनएल की क्रेडिट। कहीं से भी कोई भी इनकम पीएनएल की क्रेडिट पर, ठीक है। आपकी रेंटल इनकम आ रही है पीएनएल की क्रेडिट पर, डिविडेंड इनकम आ रही है पीएनएल की क्रेडिट पर, आपकी और कोई इनकम आ रही है पीएनएल की क्रेडिट पर। सर अभी हमने पीएनएल अकाउंट बनाया था, ये देखिए प्लीज, पीएनएल की क्रेडिट पर आप इनकम्स देखिए क्या क्या लिखी हुई है सर। कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अरे सर अगर मैं इसको इनकम टैक्स से कंपेयर करूं तो आप देखिए ना प्लीज, अगर हमें कमीशन मिलता है पीजीवीपी इनकम होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में जाती है सर। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम तो अदर सोर्सेस की होती है सर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अरे कैपिटल गेन आज ही तो खत्म किया है, ये तो कैपिटल गेन की इनकम है सर। ये सारी बातें अकाउंट्स की नहीं है, टैक्स की है ना सर। अकाउंटिंग और टैक्सेशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। आप अपने अकाउंट्स बनाइए, अकाउंट्स बनाकर हमारे पास लाइए इनकम टैक्स वालों के पास। इनकम टैक्स वाले उसको इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे और अल्टीमेटली आपकी जो इनकम की कैलकुलेशन है टैक्सेशन के हिसाब से कर दी जाएगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स और अकाउंट्स, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यहां कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं होता, यहां कोई पीजीवी नहीं होता, यहां कोई कैपिटल गेन नहीं होता, यहां तो बस पीएनएल की क्रेडिट साइड होती है सर, है ना। तो अगर रेंटल इनकम आ रही है, बाय चांस अगर आ रही है, तो पीएनएल की क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। सर पॉइंट क्लियर है सर? जी सर। जी यस सर। अभी मैं ना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब बताऊंगा ना, तो ये बेड डेट्स वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा सर। बेड डेट्स रिटर्न ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, ठीक है जी। सर ये पुनीत सर ने एक डाउट पूछा था, वो रह गया था, मैं डिस्कस कर लूं। पुनीत सर जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं ना सर, अकाउंट्स का ना एक कंसेप्ट होता है, उसे कहते हैं क्रॉस पोस्टिंग। सर ये क्रॉस पोस्टिंग क्या होती है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सर देखिए मेरे पास ना ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आया था, जब इसको पीएनएल में पोस्ट करेंगे ना तो क्रॉस हो जाएगी सर। यहां पर आया था ना, क्रेडिट पे आया था लॉस, क्रॉस पोस्टिंग सर, क्रॉस यहां पे डेबिट पर आ जाएगा, ग्रॉस लॉस, और इधर था ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, ये इधर आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट से उठ के क्रेडिट पर आ जाएगा, ग्रॉस लॉस क्रेडिट से उठ के डेबिट पे आ जाएगा। सर इसे ना क्रॉस पोस्टिंग कहते हैं सर। सर यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। इसको एक बार रिपीट करिए सर।
सर एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, 1 मिनट का देखिएगा प्लीज। सर देखिए, हम सबसे पहले ना जब भी हम किसी बिजनेस की इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या बताता है? सर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने के गुड्स हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास कितने का स्टॉक है। ठीक है सर, गुड्स का स्टॉक, मेरी दुकान पर 5 लाख का माल था, ये 5 लाख का माल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगा। फिर ट्रेडिंग की डेबिट पर मैं दिखाऊंगा सर परचेजेस, 2 परचेजेस, मैंने कितने का माल खरीदा, कितने का सामान खरीदा, कितने के गुड्स खरीदे। अगर खरीदे हुए सामान में से कुछ रिटर्न कर दिया तो परचेज में से लेस कर दूंगा, इसे कहते हैं परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है सर, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं 1 मिनट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में ही डिस्कस करने जा रहा हूं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं सर, जैसे वेजेस, जैसे पावर एंड फ्यूल, जैसे कैरेज, जैसे फ्रेट, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एटसेट्रा। क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर आ रही है बाय सेल्स, लेस किया हमने सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न इनवर्ड, और उसके बाद आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब एट द एंडिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने का माल है, कितने का स्टॉक है, बस। इसके बाद, इसके बाद हमारे पास ना हमने क्रेडिट साइड पर ग्रॉस लॉस निकाल दिया, डेबिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिया। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस, टू ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस, ये हमारे पास आ जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट का कम तो ग्रॉस प्रॉफिट, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का कम तो ग्रॉस लॉस। अभी 2 मिनट में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस पर आएंगे। इसके बाद पीएनएल अकाउंट देखिए प्लीज। पीएनएल में डेबिट साइड पे सबसे पहले दिखा दीजिए ग्रॉस लॉस, क्रेडिट साइड पे दिखा दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद डेबिट साइड पे आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डेबिट साइड खर्चों की साइड होती है, क्रेडिट साइड इनकम की साइड होती है। डेबिट साइड पर हमने दिखाया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे जैसे सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन एटसेट्रा पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, लॉसेस ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एटसेट्रा। और क्रेडिट पे हमने क्या दिखाया है? क्रेडिट पे हमने दिखाई है इनकम्स। इनकम जैसे हमें कमीशन मिल गया, रेंट मिल गया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया या डिस्काउंट मिल गया, डेट डेट्स रिकवर हो गए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। क्रेडिट साइड पर इनकम्स, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड पर इनकम्स, डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस। और बस उसके बाद हमने फाइनल आंसर निकाल लिया। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है डेबिट का कम तो प्रॉफिट निकल कर आएगा, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है क्रेडिट का कम तो लॉस निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। सर यहां तक कोई डाउट? अब हमारे पास ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, और वो ये, सर हमने अभी यहां पर कहा कि हमारे खर्चे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, एक होते हैं इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस कितनी तरह के होते हैं बताइए? 2 तरह के। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंस किसे कहते हैं? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स। जो हम सामान को परचेज करने के लिए खर्चा करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है सर। या फिर expenses incurred to bring the goods
in ready to sale position. सर ये गुड्स को तैयार करने के लिए आते हैं, खर्चे किए जाते हैं, ठीक है, गुड्स को तैयार करने के लिए। जब तक आपका माल तैयार ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। आपका माल तैयार ही नहीं है सर, अभी अभी जो खर्चे होंगे ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। सर मान लीजिए मेरी एक फैक्ट्री है, मैं इसमें कुछ सामान खरीद के लाता हूं, गुड्स खरीद के लाता हूं, गुड्स परचेज करके लाता हूं फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री में ना मैं इसके ऊपर कुछ स्मॉल प्रोसेसिंग करता हूं, स्मॉल प्रोसेसिंग। स्मॉल प्रोसेसिंग मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा सर गुड्स, छोटा मोटा कुछ काम वाम कराना है, बड़े पैक से छोटे पैक में कराना है, पार्ट्स खरीद के लाया असेंबल करना है, एटसेट्रा। ये मैं कर रहा हूं फैक्ट्री में। फिर इस सामान को मैं पता है कहां लेके जाता हूं, अपने गोडाउन में। फिर मैं इसे अपने पास लेकर जाता हूं अपनी शॉप पर। सर शॉप की बैक साइड में ही गोडाउन है, ठीक है, शॉप के साथ ही मेरा गोदाम है। मैं बस गोदाम में लेकर जाता हूं और गोदाम में रखा हुआ सामान मैं बेचना शुरू कर देता हूं। सर ये गोडाउन और शॉप जो है ना, ये एक सिंगल यूनिट है। समझने के लिए एक बात समझा रहा हूं सर मैं, है ना। तो ये एक सिंगल यूनिट है मेरे हिसाब से। बस अब इस बात का ध्यान रखिए, जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर द गुड्स रीच्ड गोडाउन या शॉप आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और वंस द गुड्स reached godown or shop, now all the expenses incurred are indirect expenses, ठीक है। Direct expenses are incurred to bring the goods into ready to sale position, ठीक है। गुड्स को रेडी टू सेल पोजीशन में लाने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स we can say that direct expenses are
रिलेटेड टू परचेज या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, गुड्स की परचेज से, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, गुड्स के रेडी टू सेल पोजीशन में आने से पहले किए जाते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड आफ्टर द गुड्स आर इन रेडी टू सेल पोजीशन। सर अब गुड्स ना रेडी टू सेल पोजीशन में आ चुके हैं, अब जो खर्चे किए जा रहे हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जनरली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स। सर वो गुड्स को ना सेल करने के लिए किए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों किए जा रहे हैं बताइए? गुड्स की सेल के लिए, गुड्स की सेल के लिए। तो परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट पर आते हैं, उल्टा बोल दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट पर आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल की डेबिट पर आते हैं। एग्जांपल्स की अगर बात करें तो सर देखिएगा प्लीज, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सर जैसे वेजेस। सर वेजेस क्या होते हैं बताइए? वेजेस का मतलब है सर, मैंने अपने पास अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को दिहाड़ी दी, दिहाड़ी। सर ये मजदूरों को दी जाती है। मजदूर जनरली फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री में गुड्स तैयार किए जा रहे होते हैं। और इसी तरह से मैंने अपने दुकान पर अपने सेल्समैन को, अपने ऑफिस में अपने सेल्समैन को सैलरी दी, सैलरी। सैलरी आमतौर पर दुकान पे दी जाती है, शोरूम पे दी जाती है, ऑफिस के स्टाफ को दी जाती है। तो अगर आप वेजेस दे रहे हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी दे रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर कैरेज या फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब मैं सामान खरीद के ला रहा था, ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए, डायरेक्ट है सर। कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन एक ही बात है सर। इसी तरह से सोचिए, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड। सर सामान खरीदते हुए कैरेज दिया, डायरेक्ट है। सामान बेचते हुए कैरेज दिया, इनडायरेक्ट है। ठीक है, अगर मैंने अपने पास सामान खरीदते हुए कैरेज दिया, डायरेक्ट है। बेचते हुए कैरेज दिया, इनडायरेक्ट है। सर जैसे हम कई बार सामान मंगाते हैं, दुकानदार हमसे कहता है सर फ्री होम डिलीवरी। सर ये जो फ्री होम डिलीवरी है, ये हमारे लिए फ्री होती है सर, दुकानदार के लिए थोड़ी फ्री होती है। दुकानदार का तो एक्सपेंस होता है सर इसमें। भाई उसका स्टाफ सामान लेकर आ रहा है तो वो फ्री में थोड़ी लाएगा। सर वो जिस बाइक से, जिस गाड़ी से सामान लेकर आएगा, वो पेट्रोल के बिना थोड़ी चलेगी। तो मेरे खर्चे नहीं हो रहे ना सर, उसके तो हो रहे होंगे। ऐसे में, ऐसे में मेरे लिए ये फ्री है, मैं कस्टमर हूं। सर दुकानदार के लिए तो ये एक्सपेंस है ना। तो मैं ये बता रहा था सर
इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर सामान को खरीदते हुए मैंने कैरेज के पैसे दिए, ये डायरेक्ट है। अगर सामान को बेचते हुए मैंने कैरेज के पैसे दिए तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बेसिकली मुझे अपने पास चेक करना होगा कि मैंने अपने पास ये जो एक्सपेंस किया है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। मैंने अपने पास ये सामान खरीदने का खर्चा किया है या बेचने का। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। अच्छा, इसी तरह से सर और भी खर्चे हो सकते हैं, जैसे जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास सर पावर Excuse me, एंड sir. फ्यूल। जी मैम। सर ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का तो चलो मानते हैं कि अगर परचेज किया है तो लाने का खर्चा हमारा होगा, क्या भेजने का खर्चा भी जी हमारा होगा ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड मैम, का? होता तो नहीं है, होता तो नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। हम मैकडी से बर्गर मंगा रहे हैं, मैकडी वालों ने कहा फ्री होम डिलीवरी। अब ये जो फ्री होम डिलीवरी है ये मेरे लिए तो फ्री है, लेकिन सोचिए दुकानदार का खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा। बट सर दुकानदार का वो तो तो खर्चा अपने हो रहा है। प्राइस में इंक्लूड करके वो अपने जो भी सेल कर रहा है बर्गर या पॉकेट पिज्जा जो भी है ये उसी बात में बिल्कुल इंक्लूड सही कर है, लेता ये है। बात बिल्कुल सही है। लेकिन मैम सोचिए एक ऐसा सिनेरियो है, एक बर्गर मिलता है मैकडी पर, वो बर्गर मिलता है अगर मैं वहां डाइन इन करता हूं 100 रुपए का। मैकडी वालों ने कहा सर आप 500 रुपए का माल मंगा लीजिए, या जनरली रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है आप 500 रुपए से ज्यादा का खाना ऑर्डर कीजिए, 300 रुपए से ज्यादा का खाना ऑर्डर कीजिए, कहीं 1000 रुपए से ज्यादा का खाना ऑर्डर कीजिए, तो आपको फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। मैकडी वालों ने सोचा कि हम 500 रुपए में जब ये बर्गर बेचते हैं तो हम इस पर ना 200 रुपए कमाते हैं सपोज। अब ये पर्सन हमारी प्रेमिसेस के अंदर बैठता है, एसी भी चलता है, पानी भी पीता है, 10 तरह के और खर्चे होते हैं, 50 रुपए का खर्चा हो जाता है। ठीक है, देखिए 200 है ग्रॉस प्रॉफिट। जो बर्गर 60 रुपए का बनता है मैं 100 रुपए का बेच देता हूँ, 40 रुपए कमाता हूँ। तो 200 रुपए कमाऊंगा, 50 रुपए का खर्चा हो जाएगा, कितना प्रॉफिट? 150। लेकिन अब मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैकडी वाले कहेंगे बर्गर खाने आ जाओ, मैं जा नहीं सकता। मैंने कहा सर घर पे देते हो तो बताओ, घर पे खा लूंगा। अब मैकडी वालों ने सोचा ये कस्टमर आने वाला तो है नहीं, सारे कस्टमर जाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, मैं नहीं जाना चाहता कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, लेकिन मुझे खाना खाना है। तो रेस्टोरेंट वाले ने सोचा कि यार अगर ये नहीं आएगा तो प्रॉफिट तो हो नहीं पाएगा, ये 150 तो डूब ही जाने हैं। उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, ये जो 50 रुपए इसको बिठाने का खर्चा करते, यही 50 रुपए इसके घर भेजने पे लगा देते हैं। तो रेस्टोरेंट वाले ने कहा कि भाई हम आपको फ्री होम डिलीवरी दे देंगे। वो अभी भी 150 रुपए कमा रहा है। मैं उसके यहाँ जाता तो भी वो 150 ही कमाता, मैं नहीं गया तो भी उसने 150 रुपए कमा लिए। तो वो मुझे बिठाने का खर्चा करने के बजाय मेरे घर भेजने का खर्चा कर रहा है। लेकिन ये चीज ना हर जगह नहीं होती मैम। कई ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो फ्री होम डिलीवरी ऑफर नहीं करते। भाई मैं अपने पास मान लीजिए कोई टीवी परचेस करता हूं, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा परचेस कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक टीवी लिया था सोनी का। सोनी की ये पॉलिसी है, आप सोनी के प्रोडक्ट्स परचेस कीजिए, ये फ्री होम डिलीवरी ऑफर करते हैं। पहले हमारे एक क्लाइंट के पास ना सोनी वर्ल्ड एक शोरूम था उनका बहुत बड़ा, अब उन्होंने बंद कर दिया। ग्रीन पार्क में शोरूम था, बहुत बड़ा शोरूम था, अब उन्होंने दूसरे बिजनेसेस कर लिए। तो मैं तो क्योंकि देखता था उनकी अकाउंटिंग और सारा ऑडिट वगैरह होता था, तो सोनी की ये पॉलिसी थी कि आप कहीं से भी आइए और शॉप पे आकर सामान खरीद लीजिए। तो उनका ना कुछ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट था। जैसे हमारे जो क्लाइंट थे उनका ऑफिस था ग्रीन पार्क में। अब मैं मान लीजिए द्वारका से जाकर ग्रीन पार्क में सामान खरीदता हूँ, उसके अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट कस्टमर को पता नहीं होता था, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड करके चार्ज कर लिया जाता था, और वो चला जाता था वो ट्रांसपोर्ट एजेंसी को। जैसे सपोज टीवी खरीदा मैंने 50,000 रुपए का, उसमें 800 रुपए ट्रांसपोर्ट वाले के हैं, तो वो 800 रुपए जो ट्रांसपोर्ट वाले के हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट वाले के ही हैं। अब उसको 4 बिल्डिंग छोड़ के डिलीवर करना हो या 40 किलोमीटर दूर, उसको 800 मिलने हैं तो 800 ही मिलने हैं। कंपनी पॉलिसी थी, वेंडर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, सेलिंग प्राइस के अंदर ही उन्होंने इसको इंक्लूड कर लिया था। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस तरह की सर्विस ऑफर नहीं करती। जैसे सोनी की ये सर्विस है कि वो फ्री होम डिलीवरी देते हैं। मान लीजिए ये सर्विस सैमसंग की नहीं है,
सैमसंग वाले कहते हैं भाई 50,000 का टीवी है, उठाओ और ले जाओ। अब मैं उठा के तो नहीं जा सकता ऑब्वियसली। मैंने कहा सर मैं तो नहीं लेके जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर एक काम करो, 500 रुपए आप डिलीवरी चार्जेस और दे दो, आपके घर पहुंचा देंगे। ठीक है, आपके आपके घर पहुंचा देंगे। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये जो घर पहुंचाने के चार्जेस लिए, कंपनी ने मुझसे अलग से चार्ज कर लिया। ये कंपनी टू कंपनी, पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर कर सकता है। ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग आजकल इंडिया में कितनी बढ़ गई है। तो ऑनलाइन कंपनीज का कुछ इस तरह का ऑफर होता है कि भाई आप सपोज अगर ग्रोसरीज मंगा रहे हैं घर की, 1,000 से ज्यादा का बिल होगा तो फ्री होम डिलीवरी, 1,000 से कम का बिल होगा तो आपसे डिलीवरी चार्ज ले लेंगे। ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मैं ये बता रहा था, अगर मैं एक सेलर हूं और मैं फ्री होम डिलीवरी ऑफर कर रहा हूं, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है ना, ये मेरे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। और अगर मैं ये कस्टमर से ले लूं तो फिर तो ये मेरा एक्सपेंस ही नहीं है, फिर तो मेरा खर्चा ही नहीं हुआ। फिर ये एक्सपेंस किसका? फिर तो ये कस्टमर का एक्सपेंस है, मेरी बुक्स में दिखाया ही नहीं जाएगा। अगर मैं कस्टमर से चार्ज कर लूं अलग से, जैसे मान लीजिए मैंने एसी परचेज किया है एक शॉप से, एसी वाले ने एसी वगैरह मुझे दे दिया, बिलिंग कर दी, सब कुछ कर दिया, और फिर कहा सर अगर होम डिलीवरी चाहिए तो 1,000 रुपए दे दो, हम टेम्पो से भेज देंगे आपके घर पे। तो एक जो वो विक्रम होता है उसके अंदर लोड करके उन्होंने घर पे मेरे सामान भेज दिया। तो मैटर ये है कि वो तो अलग से चार्ज किया, वो तो अपनी किताबों में दिखाते ही नहीं होंगे। जो मैंने एग्जांपल दिया था हमारे क्लाइंट का, जो सोनी वर्ल्ड चलाते थे, वो 800 रुपए चार्ज करते थे, वो बिलिंग के अंदर इंक्लूड होता था, तो वो उसको अकाउंटिंग में दिखाया करते थे। और अगर मान लीजिए मैं अपने पास से दे रहा हूं, मैं कस्टमर से कह रहा हूं कि सर आपको कोई खर्चा करने की जरूरत ही नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है, तो फिर तो ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस मैं अपने पास अपने पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर शो कर दूंगा। तो ये बिजनेस टू ओके बिजनेस सर। पॉलिसी है, डिपेंड करता है। अगर हमें दिया हुआ है तो हम इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। तो सैलरी, कैरेज, फ्रेट, ट्रांसपोर्ट, आउटवर्ड। इसी तरह से नेक्स्ट, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल जो होता है ना, ये फैक्ट्री में खर्चा होता है। फैक्ट्री के अंदर हैवी पावर यूज होती है, और दुकान में, शोरूम में, वहां पे खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसी तरह से हमारे पास, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री एक्सपेंस हुआ, तो ये जो फैक्ट्री एक्सपेंस है यहां पे आ जाएगा। और जो ट्रेड एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस के नॉर्मल छोटे मोटे खर्चे, जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे पास पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एसेट्स पर डेप्रिसिएशन लग गया, यहां आ जाएगा। हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा सेल्स पर, यहां आ जाएगा, एटसेट्रा। और जितने भी खर्चे होंगे यहां आ जाएंगे, यहां पे भी एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब यहां एक एक्सपेंस के बारे में जरा थोड़ा सा बात कर लें। वो क्या है? सर मैं ये बता रहा था कि सोचिए, हमने कहा वेजेस हमारे लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि वेजेस हम कहां देते हैं? फैक्ट्री में देते हैं। और सैलरी हम कहां देते हैं? ऑफिस में देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो हमने मान लिया कि वेजेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है और सैलरी सेल्स से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये कह रहा था, सोचिए ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्या फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स परमानेंट वर्कर्स नहीं हो सकते क्या? ऐसा नहीं हो सकता? मेरी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं वर्कर्स, उन्हें मैंने सैलरी के बेसिस पे रखा हुआ है। सर दुकान पर डेली वेजेस पे बंदा नहीं रखा जा सकता क्या? सर ऑफिसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी तो स्टाफ होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी तो कुछ
डेली वेजेस पे काम करने वाले, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले पर्सन्स होते हैं। सोचिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है ये तो डेली वेज पर होता है, इनको तो पर डे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाला स्टाफ हो गया मेरा? सर जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता ना, तो मैं यह मानकर चलता हूं कि वेजेस फैक्ट्री का एक्सपेंस होगा, सैलरी सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। या तो क्वेश्चन मुझे बता दे कि ये प्रोडक्शन सैलरी है और ये नॉन प्रोडक्शन वेजेस। अगर सैलरी प्रोडक्शन से रिलेटेड है, मैं सैलरी को डायरेक्ट एक्सपेंस मान लूंगा। अगर वेजेस नॉन प्रोडक्टिव हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, मैं इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं। लेकिन सोचिए सोचिए, अगर ये सैलरी फैक्ट्री की हुई तो हमें या तो स्पेसिफिकली बता दे, नहीं तो एक और तरीका होता है, क्वेश्चन कभी कभी लिख कर दे देता है वेजेस एंड सैलरी। पहले क्या लिखा है बताइए? वेजेस लिखा है ना, तो फोकस वेजेस पे रखा जाएगा, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे। और अगर क्वेश्चन कह दे सैलरी एंड वेजेस, तो अब बताइए पहले किसका नाम है? सैलरी का। तो अब फोकस सैलरी पे होगा और इसको इन डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। सर यहां तक की बातें क्लियर हो रही हैं? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर पॉइंट क्लियर है सर? यस सर। जी, तो ये हमारे पास सर बात हो गई हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। सर इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। सर इसका सर एक असाइनमेंट और वीडियो भेज दीजिएगा।